अभी क्या है कि प्राइवेट सेंटर जानबूझ के शहर से बहुत दूर बनाए जाते हैं ताकि चीटिंग हो सके। मैं SC ST आरक्षण का समर्थक हूँ, क्योंकि मैं जब ये बात बोलूँगा तो फिर बहुत क्लिप्स कटेंगी और लोग गालियाँ भी देंगे मुझे इसके बाद, पर मैं उन सब के लिए तैयार रहता हूँ। अब मैं इतना अभ्यस्त हो चुका हूँ कि मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया उसका। लेकिन कोई राज्य नहीं बचा हुआ है, हर राज्य के एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, कोई भी नहीं बचा हुआ है। इसलिए इसको मैं भूल के भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मानने को तैयार नहीं हूँ। जैसे हिंदू समाज में पहले था कि भाई कुछ वर्ण या जातियाँ सेंटर में हैं, बाकियों को पीछे रखा गया तो उनको आरक्षण दो। अब उन समुदायों में कुछ परिवार ऐसे हो गए हैं, वो इलीट्स हैं, और वो इलीट्स कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षण उनके हाथ से निकले, तो उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को फील भी करवा दिया, समझा भी दिया। ज़्यादा है जी, क्योंकि जो देश 97 करोड़ वोटर्स का इलेक्शन करवा सकता है शांति से, वो 23 लाख एग्जामिनर्स का एग्ज़ाम ना करवा पाए, तो मानने वाली बात नहीं है। सो पॉलिटिकल विल हैज़ टू बी देयर, और अगर वो हो तो मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। NTA जो बनाया गया 2017 में, आई थिंक दैट वाज अ राइट स्टेप। लेकिन क्योंकि अलग अलग एजेंसीज एग्ज़ाम कंडक्ट करें तो दिक्कतें ज़्यादा हैं। इफ़ वी हैव अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी विच कैन लुक आफ्टर एवरीथिंग, देन इट बिकम्स मोर ईजी। लेकिन NTA को या तो उतना सपोर्ट मिला नहीं है, या NTA के अंदर करप्शन होता है। मैं जानता नहीं NTA के अंदर क्या सिचुएशन है, बट मेरा ख्याल है कि NTA का स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो जिसमें कुछ सिविल सर्वेंट्स डेप्यूटेशन पे हों, जिनमें से कुछ पुलिस के लोग भी हों, कुछ IB के लोग भी हों, बेशक एक या दो ही हों, और वो भारत में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम को, जो NTA को दिए गए हैं अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, उन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी उसी सीरियसनेस से करें जैसे इलेक्शंस की होती हैं, तो विश्वास टूटेगा नहीं किसी का। और ये बात सही है कि इतनी सारी फैमिलीज़ का भविष्य और विश्वास दांव पे है, तो हमें केयरफुल होना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ मोर अबाउट केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द NTA, एंड लेस अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल हर्डल्स। NTA का उसमें 3 इश्यूज सामने आए हैं, कम से कम 3 इश्यूज। एक झज्जर हरियाणा में आया, जहां ये दिखता है कि एग्जामिनेशन सेंटर के लोगों ने दोनों पेपर सेट्स को बैंक से निकलवा के टाइम की प्रॉब्लम क्रिएट की, टाइम लेट हुआ, ग्रेस मार्क्स मिले। सो दिस इज वन थिंग। दूसरा गोधरा में दिखा, जहां बच्चों ने पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर बच्चों को सही मिला। उनको बताया गया कि आप कैमरे के सामने एक्टिंग करते रहो, क्या पेपर दे रहे हो, क्योंकि CCTV भी इस बार इंस्टॉल हुए थे। बच्चों से पेपर लेने के बाद पेपर सारे चेंज किए गए, जिसमें स्कूल की मैनेजमेंट पूरी तरह से शामिल थे। तीसरा केस बिहार में दिखता है, नालंदा में, प्राइमरीली झारखंड में भी, जहाँ पेपर लीक हुआ और एक प्रोफेसर शायद वहाँ पर इन्वॉल्व है। अगर इन सारे इश्यूज़ को टैकल करना है, एक तरीका तो ये कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे जाएं, लेकिन उसकी अपनी दिक्कतें हैं, क्योंकि नेट कनेक्टेड होने से हैक करना आसान हो जाता है। तो मैं फ़िलहाल पेपर पेन एग्ज़ाम के फेवर में हूँ, जब तक हम इंटरनेट पर वैसा मैनेज ना कर लें। क्योंकि एक रशियन एंटिटी भी शामिल हुई जिसने हैक किया बहुत सारी चीज़ों को, ये भी सुनने में आ रहा है। तो हैकिंग बड़ा रिस्क है फ़िलहाल। तो हम पेपर पेन पे अगर बात करें, अगर मैं होता NTA में, और अगर सरकार मुझे पूरी अथॉरिटी देती, पावर्स देती, क्योंकि ये भी है ना कि NTA का चीफ कर सकता भी है या नहीं, मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल। अभी हर क्वेश्चन पेपर के 2 सेट्स होते हैं। 2 सेट का मतलब है कि एक पेपर है, वो नहीं तो फिर बैकअप में पेपर होता है। मैं शायद बैकअप में 1 से ज़्यादा पेपर रखता, 3-4 सेट हम कम से कम कर सकते हैं। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं हर जगह सरकार से कह के इन्वॉल्व करता कि जो लोकल SDM हैं और एक सेंस में DM भी हैं, वो जिम्मेदारी लें कि उनके यहाँ एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट होगा। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस को एग्जामिनेशन सेंटर में कभी ना बनने देता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इश्यूज वहीं से आए हैं। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और यूपी की सरकार ने, अभी योगी जी की सरकार ने एक स्टेप लिया भी है, 4 स्टेप्स लिए। उनमें से एक स्टेप ये भी है कि अब कोई भी एग्ज़ाम किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं होगा, केवल सरकारी स्कूल में हो, सरकारी कॉलेज में हो। और मान लीजिए कि बच्चे ज़्यादा हैं एग्ज़ाम देने वाले, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि हम 2 शिफ्ट में लेंगे एग्ज़ाम,
इससे ज़्यादा है तो 2 शिफ्ट में होगा, 3 में भी हो सकता है। तो उससे करप्शन कैसे रुक जाएगा? अगर केवल सरकारी स्कूल्स में है, सरकार के कंट्रोल में है, तो कम से कम देखिए लेवल्स क्या हैं। पहला, पेपर बनाने वाला ही क्वेश्चंस लीक कर दे। हाँ। दूसरा, पेपर बन के गया, छपने के दौरान प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चंस लीक हों। तीसरा, पेपर छपने के बाद बैंक के लॉकर में गए, उस बीच में लीक हो। चौथा, बैंक से लीक हो, बैंक से एग्जामिनेशन सेंटर के रास्ते में लीक हो, एग्जाम सेंटर पर जो आधा घंटा है 1 घंटा है उसमें लीक हो। ये 5-6 लेवल्स हैं। अगर आप इन सब के लिए सॉल्यूशंस निकालें तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, निकल सकते हैं। जैसे अगर हम विस्तार में बात करना चाह रहे हैं, मान लीजिए लेट अस अज्यूम कि बायोलॉजी का पेपर है और उसमें 100 क्वेश्चंस आने हैं, 10 चैप्टर्स हैं। हम 10 पेपर सेटर से ये कहें कि आपको इस यूनिट से 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। हम हर यूनिट के क्वेश्चंस तय कर दें कि 10-10 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे। हम हर यूनिट पे 10 के बदले 100 क्वेश्चंस बनवाएं। डिफ़िकल्टी लेवल तय हो, जो 4 या 5 लेवल्स हो सकते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, एवरेज, इजी, वेरी इजी। फिर हमारे अपने सिस्टम में जैसे एनटीए में बायोलॉजी का डिपार्टमेंट एक हो, उन सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके उससे 10 सेट बनाने हैं, ये काम वो करें। इवन द एग्जामिनर शुड नॉट नो, इवन द पेपर सेटर शुड नॉट नो विच क्वेश्चंस विल बी देयर इन द क्वेश्चन पेपर। ओके। 10 सेट बन गए। उन 10 में से हमने 5 सेट प्रिंट करवाए, ये नेक्स्ट लेवल पर डिसाइड होना चाहिए। ठीक। अब 5 सेट जो प्रिंट हुए, 5 हर सेंटर पे जाएंगे, अलग अलग बैंकों में जाएंगे। अभी भी ऐसा होता है, एसबीआई और केनरा में जाता है। तो हर जिले में 5 अलग अलग बैंक में अलग अलग सेट के पेपर्स होने चाहिए। ये जो भेजने का प्रोसेस है, इसमें क्यों नहीं हम सेंट्रल एजेंसीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं? अभी कैसे होते हैं? अभी थोड़ा सा रैंडम है जहाँ तक मैं जानता हूँ। अच्छा। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। CISF जैसी एजेंसी को ये काम क्यों नहीं दे सकते हम? देना चाहिए। Shouldn't be difficult। हाँ, अगर जब SBI इन्वॉल्व हो सकता है, इलेक्टोरल रोल्स जा सकते थे पहले, तो ये भी जा सकते हैं। जब बैंक इन्वॉल्व है तो ये भी हो सकते हैं। अभी क्या है कि प्राइवेट सेंटर जानबूझ के शहर से बहुत दूर बनाए जाते हैं ताकि चीटिंग हो सके। आप प्राइवेट सेंटर्स खत्म कर दीजिए। मान लीजिए 23 लाख बच्चे हैं, देश भर में हैं। केवल उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो वो एकदम कंफर्टेबल है कि 8 लाख बच्चों का एग्ज़ाम हम दिन में 2 बार में करवा सकते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि एक संडे के दिन 3 शिफ्ट में देश भर में एग्ज़ाम चल रहा है, 3 पेपर्स हैं, और उन 3 पेपर्स में स्किलिंग हम कर सकते हैं आराम से। एक पक्ष इसमें यह भी है कि ऐसा एक्ट होना चाहिए कि हम पनिशमेंट दे सकें, क्योंकि जो लोग इसमें एक्यूज हैं वो कई साल से ये काम कर रहे हैं। जैसे नालंदा में जो घटना घटी, कोई मिस्टर मुखिया हैं, वो 2017 में भी इन्वॉल्व थे एक पेपर लीक में। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कई साल से कर रहे हैं। सो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि अब निकला है, पर ये काफ़ी साल से चल रहा था। इस पैमाने पे शायद ना रहा हो, लेकिन चल तो रही है। अगर आप लिस्ट देखें पिछले 10 साल में, हाँ, हर स्टेट में ऐसा हुआ है। इवन तमिलनाडु में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार हुआ है। कांस्टेबल का एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश PCS का हुआ, राजस्थान में रीट का एग्ज़ाम हुआ, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, कितने एग्जाम्स लीक हुए। अच्छा, इंटरनेशनली कैसे होता है? जैसे SAT के एग्जाम्स लेते हैं लोग, तो वहाँ पे तो इट्स डन। जहाँ तक मैं जानता हूँ SAT का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और उनके सिस्टम्स हमसे बहुत स्ट्रांग है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने स्टडी किया नहीं उस चीज़। और ये जो UPSC के एग्जाम्स होते हैं, UPSC अभी तक काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन इस मामले में। हाँ, उसका एक रीज़न ये है कि पूरे देश भर में एग्जामिनीज काफ़ी कम होते हैं इसमें। जैसे UPSC का फॉर्म भरने वाले लोग 12 लाख के आसपास होते हैं हर साल, IAS की बात अगर मैं करूँ, पर एग्ज़ाम देने वाले 5 लाख के आसपास होते हैं। सो हैंडलिंग 12 लाख कैंडिडेट्स और 5 लाख कैंडिडेट्स इन द कंट्री इज नॉट दैट टफ। एक ही शिफ्ट में हो जाता है, अनलाइक नीट एंड द अदर्स। इन सब में ज़्यादा शिफ्ट होती हैं। और जो स्टेट लेवल होते हैं, तो जैसे कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसमें करीब 50 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। एक स्टेट में, UP में, कैसे करेंगे? तो कई दिन एग्ज़ाम चलेगा। या तो पूरा सिस्टम ओवरऑल करने की ज़रूरत है एट वन गो।
मेरे ख्याल से जैसे एक देश एक चुनाव, एक देश एक एक्स, एक देश एक वाई हो रहा है, तो ऐसे एक देश एक एजेंसी भी तो हो हम्म जो सारे सेंट्रल एग्जाम्स कंडक्ट करे। मेरा अपना ख्याल है कि एनटीए हो या यूपीएससी हो, एक ऐसी बॉडी हो जो एपेक्स बॉडी हो एग्जाम्स के मामले में, उसके अंडर बाकी सब बॉडीज हो। हाँ इन सब का इंटेलिजेंस सिस्टम, पुलिस सिस्टम वो सेंट्रलाइज हो तो चीज़ें बेहतर होंगी। आप कह रहे हैं सेंट्रलाइज होना चाहिए, बट स्टेट्स इसको रेजिस्ट भी करेंगी। तो स्टेट के अपने एग्जाम से मत कीजिए, उनकी चॉइस हो। इफ दे वांट विल डू दैट। द पर अगर एग्जाम सेंट्रल है जैसे नीट है, हाँ, तो होगा, हर राज्य में होगा। तो इसमें तमिलनाडु की क्या ऑब्जेक्शन है? पहले क्या था, तमिलनाडु में बहुत लंबी हिस्ट्री है। हाँ जब एमजी रामचंद्रन थे उसी समय से ये डिबेट चल रही थी कि हम एग्जाम्स कैसे लें। हाँ तो वहाँ के एग्जाम्स में एक एग्ज़ाम वहाँ का लोकल एग्ज़ाम था जो कई साल चला। जयललिता जी ने उसको कैंसिल किया, बहुत डिस्प्यूट्स हुई। नीट आने के बाद से हुआ ये कि अब सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होने से कुछ स्टेट्स को लगता है कि उनके अपने बच्चों का सिलेक्शन रेशो कम हो गया है। तो जो इनिशियल हिच थी तमिलनाडु को या और राज्य को, वो यही थी। केरल की तरफ से भी ऑब्जेक्शन रही थी इस मामले में। मे बी बिकॉज द नंबर ऑफ एडमिशंस they used to have has reduced, maybe that can be a reason। हाँ क्योंकि नीट का एग्जाम कई भाषाओं में होता है, तमिल में भी होता है, मलयालम जी। में भी होता है, तो भाषा की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। पर एक स्टेट का अपना एग्ज़ाम हो, स्टेट के लोग एग्ज़ाम दें, उसमें थोड़ी आसानी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से बेसिक प्रॉब्लम यही थी कि जो अपना कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, वो हाथ से निकल जाता है। और फेडरल सिस्टम में बहुत स्वाभाविक सी बात है कि राज्यों को लगता है कि सेंटर की पावर्स कम होनी चाहिए। और ये अब राजनीतिक बैटल बन गया है। राजनीतिक भी है। हाँ। लेकिन कोई राज्य नहीं बचा हुआ है, हर राज्य के एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, कोई भी नहीं बचा हुआ है। हाँ। इसलिए इसको मैं भूल के भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मानने को तैयार नहीं हूँ। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार रही इतने साल तक, कितने पेपर लीक हुए वहाँ पर। हाँ। झारखंड में कांग्रेस, मतलब जो नॉन बीजेपी सरकार थी, वहाँ पेपर लीक हुए। 2024 इलेक्शंस में स्टूडेंट्स को लेकर इट्स बिकम अ बिग इशू, चाहे नीट का हो या फिर आप यू कैन टॉक अबाउट द अग्निपथ एंड द अग्निवीर स्कीम, उसको लेकर भी। तो जो स्टूडेंट्स का भविष्य है वो बिल्कुल फोकस में आ गया अब, कि जो भी हमारे सिस्टम्स हैं हर चीज़ में लीक है, ब्रोकन सिस्टम्स हैं, और यूथ एंगर जो है इट्स बिकम अ बिग इशू। यू नो, इट्स पॉलिटिकल येस, बट इट इज सोशल ऑल्सो, उसके इम्प्लीकेशन सोशल भी हो गए हैं अब। डू यू एग्री विद दैट? यस। और रही बात इसकी कि राजस्थान में हुआ, सेंटर में हुआ, ये बात ठीक है, हर स्टेट में हुआ। और हर पार्टी की मजबूरी है कि वो वहीं बोले कि जहाँ उसके खिलाफ बात नहीं जाएगी, है ना। सेंटर में होना ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि सेंटर के पास पावर ज़्यादा है, अथॉरिटी ज़्यादा है, सिस्टम्स मजबूत हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हर जगह हुआ इसलिए एंटी की जिम्मेदार नहीं है। एंटी की जिम्मेदार तो बनती ही है, उन्हें केयरफुल होना ही पड़ेगा, क्योंकि 23 लाख बच्चों का भविष्य मजाक तो नहीं है, उनके परिवार भी। अग्निवीर का मामला एकदम अलग है, वहाँ पेपर लीक की दिक्कत नहीं है, वहाँ तो अग्निवीर स्कीम को लेकर दिक्कत है, वो एकदम अलग दिक्कत है। पर हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये मामला पॉलिटिकल, हालांकि पॉलिटिकल होना अच्छा भी होता है, पर सरकार दबाव में आती है, काम करती है, तो ठीक भी है। दबाव तो बिल्कुल बना। हाँ। जैसे ही नए शिक्षा मंत्री आए वो सर मुंडवाते ओले पड़े वही वाली बात हो गई है। मतलब विद इन अ वीक ये इसका भांडा फोड़ हुआ, एंड ही हैड टू डील विद इट एज सून एज ही केम इन। ये ठीक वैसे ही 2014 में जब सरकार बनी पहली बार, ठीक उसी समय यूपीएससी का रिजल्ट 2013 का जब आया, उसमें हमें और बहुत लोगों को लगा कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी एंड इंडियन मीडियम। तो एक मूवमेंट शुरू हुआ, बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ उस समय। तो तब इस सरकार के जो मंत्री थे जितेंद्र जी, उनका ये कहना था कि भाई हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो अभी भी आए ही हैं। बात भी ठीक है, उनकी जिम्मेदारी उस समय नहीं बनती थी, लेकिन सिंस यू आर इन द सिस्टम, और अब तो ये बात इसलिए नहीं कह सकते कि सरकार पहले आपकी ही थी, तो केवल मंत्री तो चेंज हुआ। हाँ, 2014 वाली बात नहीं है। सरकार तो वही है। जी जी। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है डेमोक्रेसी में। जी, should have studied it। यस, इसलिए मंत्री एक्स थे या वाई थे, इससे क्या फर्क पड़ता है, सरकार तो वही थी। तो अगर एनटीए फेल हुआ है तो जिम्मेदारी एनटीए की भी है, सरकार की भी है, और उन्हीं को एड्रेस करना पड़ेगा, कोई और कैसे करेगा। एंड स्टूडेंट्स ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लेकर भी दे हैव बीन वेरी एंग्री, यू नो, पीजी स्टूडेंट्स हो जाएं,
it's been a continuous process. ये नहीं कि वो नई बात है, काफ़ी देर से people have been complaining about it. Another thing which has come in the news, can you just put that thing, general category, reserved category, उसको लेकर जो न्यूज़ में अब आया है, दिस इज़ रिगार्डिंग यूपीएससी, दिस इज़ द ट्वीट, ये जो आईएएस ऑफिसर का है पूजा खेड़कर, getting into a reserved category when she is part of the having a non-creamy layer certificate, possesses property. Ab this becomes the whole controversy about reserved, non-reserved. When you have so much of wealth, आप क्या ये सही है, गलत है, आप बताइए, बिकॉज यू हैव टेकन द यूपीएससी एग्जाम ऑल्सो, आप जनरल कैटेगरी के जनरल में स्टूडेंट। था, मेरा रैंक 384 था, और मेरे हॉस्टल के मेरे दोस्त जिनका रैंक 415-20 था, वो सब आईपीएस आईएएस बन के अभी बहुत सीनियर पोजीशंस में हैं, और मैं ग्रुप बी सर्विस मुझे मिली थी लास्ट में, सीएसएस। सो इन ए वे आई कैन से आई हैव सीन दिस। इसके बाद भी मैं रिजर्वेशन के फेवर में रहता हूँ इन एज फार एज द पॉलिसी इज कंसर्न। इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कतें बहुत सारी हैं, जैसे कि ये मैं बहुत ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। देखिए, रिजर्वेशन एज ए पॉलिसी हैज टू बी देयर ऑन कास्ट की इकोनॉमिक बेसिस पे, इस पे भी डिबेट होता है, व्हाट डू यू फेवर? इस पे हम लोग कई घंटे बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है जी। और मुझे नहीं पता कि कितनी मर्यादाएं हैं, हमें कहाँ तक बात करनी है इस टॉपिक पे। आप जो मर्जी कहना चाहें यहाँ पर। देखिए, रिजर्वेशन कास्ट पे भी होना जरूरी है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया कुछ एक्सटेंट तक उसमें हो तो अच्छा है, लेकिन ये बात सही है कि रिजर्वेशन सिस्टम जो हमने रखा है पिछले कई सालों में, उसमें लूप होल्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये मामला आप बता रही हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ, इस पे अप्लाई होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर आप समझ पाएंगे कि क्या मसले हैं, और मैं यूपीएससी को ध्यान रख के बात करता हूँ जी। एससी एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है, उसमें क्रीमी लेयर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004-05 में एक फैसला दिया था एम नागराज के मामले में, जिसमें यह कहा था कि जब प्रमोशन हम देंगे एससी एसटी में, तब हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि प्रमोशन क्यों दे रहे हैं। सो इन ए वे दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन प्रमोशंस इन एससी एसटी। अदरवाइज वहाँ अभी क्रीमी लेयर नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं एससी एसटी आरक्षण का समर्थक हूँ, क्योंकि मैं जब ये बात बोलूँगा तो फिर बहुत क्लिप्स कटेंगे और लोग गालियाँ भी देंगे मुझे इसके बाद, पर मैं उन सब के लिए तैयार रहता हूँ। अब मैं इतना अभ्यस्त हो चुका हूँ कि मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया उसका। द ट्रुथ हैज टू बी देयर। एब्सोल्युटली। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ पर्सनली जी, जिसमें फादर आईएएस थे, मदर भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थी, 3 बच्चे, तीनों सिविल सर्वेंट्स हैं, या आईएएस हैं या आईपीएस हैं, उनके स्पाउसेस भी आईएएस आईपीएस हैं। हाँ, कन्वीनियंट। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस फैमिली को, अगली जनरेशन को एससी एसटी का रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। मैं नहीं समझ सकता। इनको मैं हमेशा कहती थी ये जेनेटिक सिविल सर्वेंट्स होते हैं। हो सकता है, मतलब यहाँ तक कि जो हमारे कुछ दोस्त एससी एसटी रिजर्वेशन के बहुत समर्थक हैं, भी बहुत पॉपुलर लोग हैं, अच्छे चिंतक हैं, जब बंद कमरे में मेरी उनसे बात होती है और मैं उनसे पूछता हूँ कि यार मुझे आर्गूमेंट दो, अगर आपके आर्गूमेंट में दम है तो मैं मान लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पब्लिक डोमेन में आर्गूमेंट ये चलता है कि कई हज़ार साल का पिछड़ापन है, कई पीढ़ियाँ लगेंगी बराबर करने में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देश में 8% करीब एसटीज़ हैं, 16% एससीज़ हैं। 8% का मोटा मोटा मतलब होता है लगभग, आप मान लीजिए 11 करोड़ के आसपास, और 22 करोड़ एससी हैं, 33 करोड़ की आबादी है। सरकारी नौकरियां साल भर में कितनी निकलती होंगी? मेरे ख्याल से सब भी, मतलब पूरे देश की सारी नौकरी मिलाएंगे तो भी शायद 2 करोड़ के आसपास होंगी, सब नौकरियां मिला के भी। इनमें से एससी एसटी की जो भागीदारी है, अगर हम 24% मान लें दोनों मिला के, वैसे तो 22.5% अभी है, तो भी ये 40-45 लाख होगी मैक्सिमम। इस 45 लाख में 33 करोड़ में से कौन लोग आए कौन ना आए, ये हमें सोचना होगा। जब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। एक फैमिली जिसमें आईएएस कुछ लोग बन चुके हैं, अगली पीढ़ी में बन चुके हैं, उसकी अगली पीढ़ी को भी आईएएस का आरक्षण मिले।
क्या इससे अच्छा ये नहीं है कि उसी समाज के वो लोग जो दूर गांव में हैं, स्कूल नहीं मिला जिनको, बड़ी मुश्किल से पढ़े, उनको फ़ायदा मिले? हम एक कम्युनिटी को सेंटर में लाना चाहते हैं, एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, या उसके कुछ परिवारों को बार बार पावर देना चाहते हैं? पर एक एलिटिज्म है। जैसे हिंदू समाज में पहले था कि भाई कुछ वर्ण या जातियां सेंटर में हैं, बाकियों को पीछे रखा गया तो उनको आरक्षण दो। अब उन समुदायों में कुछ परिवार ऐसे हो गए हैं, वो एलिट्स हैं, और वो एलिट्स कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षण उनके हाथ से निकले। तो उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को फील भी करवा दिया, समझा भी दिया कि ये आरक्षण छीनना चाहते हैं। जबकि सच ये है, मैं तो बहुत मुखर तरीके से बात कहता हूँ कि SC ST में भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए जैसे OBC में होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद कोई फैसला ऐसा है, या आपने शायद सुना होगा कि एक कमीशन है, रोहिणी कमीशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है अभी हाल ही में, अभी आई नहीं है सामने पब्लिक डोमेन में। मेरा ख्याल है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सब क्लासिफिकेशन इन SC ST, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है कई मामलों में, सरकार शायद उसको लाएगी। इस तीसरे टर्म में मेरे ख्याल से सरकार का इरादा ये होगा। आरक्षण कम तो कर नहीं सकते हैं, सोचना भी मेरे ख्याल संभव नहीं होगा, शायद ज़रूरत भी नहीं है उसकी, पर आरक्षण रैशनलाइज हो, उसमें रीजनेबिलिटी हो, ये ज़रूरी है, और ये होगा। अब ये जो केस आप बता रही हैं, ये OBC आरक्षण का है। OBC और EWS के आरक्षण में कितने बारीक पेच हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस देश में EWS का आरक्षण कोई भी ले सकता है, आप भी ले सकती हैं, मैं भी ले सकता हूँ। OBC में क्या पेच है कि OBC में एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, इंदिरा साहनी केस 93 में जजमेंट आया था, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। अब नियम ये है कि अगर आप OBC से हैं पर क्रीमी लेयर में, तो यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल। इससे बचना होता है। मैं ऐसे कुछ होता है। हाँ, सही बात है। देखिए, इतना डिफरेंस है। इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी, यू हैव टू बी इन फर्स्ट 75 रैंक्स टू बी IAS। If you are in OBC, you can become IAS on 400 rank almost. So there is a huge difference. इसलिए अगर किसी के पास स्कोप होता है तो वो कोशिश करता है कि मैं बन ही जाऊं। मैं पिछले 25 साल में केवल एक ऐसे दोस्त को जानता हूं जो OBC में था, पर उसने OBC आरक्षण लेने से मना कर दिया। ये कहेगा कि मुझे बचपन ठीक मिला, पढ़ाई ठीक मिली, Why should I take reservation? ऐसे भी लोग हैं। जैसे एक रूल ये है कि अगर आपके फादर या मदर क्लास 1 जॉब में हैं तो आप OBC नहीं हो सकते, यू गेट इनटू क्रीमी लेयर। आपके दोनों पेरेंट्स ग्रुप B में हैं तो भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप C ग्रुप D में हैं, इनकम चाहे 8 लाख से ज़्यादा हो तो भी आप OBC में रहते हैं। अब सरकारी नौकरी वालों ने मेरे ख्याल से एक खेल खेला होगा कि भाई उनकी इनकम ज़्यादा है, उनके बच्चे OBC में क्यों ना आए। तो एक नियम बनाया गया कि जो B और C कैटेगरीज में है, C और D में, उनके बच्चों को हम OBC में रखेंगे चाहे इनकम ज़्यादा हो जाए। 8 लाख की लिमिट अभी है वैसे। फिर एक और खेल खेला गया, एग्रीकल्चरल इनकम विल नॉट बी काउंटेड टू सी वेदर दिस पर्सन कम्स इन क्रीमी लेयर और नॉट। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन का रास्ता चुनते हैं वो एग्रीकल्चरल इनकम शो करते हैं बड़े पैमाने पर। बिल्कुल। अब देखिए पेज क्या है, OBC में जो कैंडिडेट है उसकी अपनी इनकम काउंट नहीं होती है, केवल पेरेंट्स इनकम काउंट होती है। EWS में सबकी इनकम काउंट होती है 39 में। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मेरे फादर IAS ऑफिसर हैं और रिटायर होने वाले 2 साल बाद। मैं OBC में आता हूँ, लेकिन मुझे मिलेगा नहीं आरक्षण क्योंकि मेरे फादर क्लास 1 जॉब में है। उन्होंने खूब पैसा कमा लिया है, इतना पैसा उनके पास है कि मैं उस इनकम से अपना काम चला सकता हूँ ज़िंदगी भर। बहुत सारी बिल्डिंग्स खरीद ली हैं, उनका रेंट आता है कई लाख रुपए, मान लीजिए महीने का 50 लाख रेंट आता है, एग्रीकल्चर से नहीं, बिल्डिंग से। अब मुझे IAS बनना है और मुझे OBC का आरक्षण चाहिए। जब आप रेंट कहते हैं उसका मतलब है कि वो दिख रहा है, मतलब उस पे आप टैक्स भी दे रहे हैं, वो हाँ, सब एकदम विजिबल है।
उतना ही मैं कह उसको रहा हूँ। आप फ्रॉड नहीं कर सकते। नहीं, जो ITR में है मैं उसी की बात कर रहा ITR, हूँ, हाँ, ओके, है ना? हाँ। होगा तो 10 टाइम ज्यादा। हाँ। जो ITR में मैं उसकी बात उसमें कर भी रहा हूँ। आप नहीं हाँ, कर सकते नहीं कर कुछ। सकते, मैं उसी की बात कर हाँ। रहा हूँ, है ना? अब मान लीजिए मुझे IAS बनना है, हाँ। और मैं अपने फादर से कहूँगी पापा IAS बनना है, जनरल से नहीं बन पाऊंगा, OBC से बनना है, तो आप सपोर्ट करो। बोलेंगे कैसे? मैं कहूँगा रिजाइन कर दो आप। रिजाइन कर दिया उन्होंने। 2 साल की सर्विस बची हुई थी, पैसा अकूत कमा चुके हैं, अब 2 साल की सर्विस है, रिजाइन कर दिया। जैसे रिजाइन किया, अब मुझ पर ये सीमा लागू नहीं होती कि मेरे फादर ग्रुप 1 जॉब में है। लेकिन अब क्या लागू होता है ITR। कि मेरे फादर के पास पैसे बहुत ज्यादा हाँ। हैं, क्योंकि वो नौकरी में नहीं है। अगर उनके पास 8 लाख से ऊपर की इनकम है तो मैं OBC में नहीं आ सकता। तो वो क्या कर सकते हैं, मेरे फादर और मेरी मदर अपनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर देंगे, गिफ्ट डीड कर देंगे। अब उन दोनों की इनकम रह गई 6 लाख रुपए साल की, मेरी होगी 60 लाख महीने की। पर OBC होने के लिए मेरी इनकम क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ Parental पेरेंट्स income, इनकम, parents। सिर्फ पेरेंट्स की, फैमिली नहीं, सिर्फ पेरेंट्स, मेरी नहीं। सो इवन इफ आई एम अर्निंग 50 लाख रुपीज पर मंथ when I am appearing for UPSC exam, being in OBC, I am still eligible to be an OBC और candidate. पेरेंट्स ये कर देंगे, अपना इनकम बेटे के नाम कर दें या बेटी के नाम कर I know. दें, रिजाइन भी कर दें, पेंशन भी गवा दें, ये सब कर पेंशन लेंगे। क्यों कमाएंगे? पेंशन तो मिलेगी उनको। नहीं, 2 years। नहीं, वो डिपेंड करता है कितनी सर्विस अच्छा, हो चुकी ओके, है उनकी, कितनी सर्विस, पेंशन हाँ। मिलेगी। ओके। और जो इस रास्ते पर चलते हैं उनको पेंशन की चिंता नहीं होती है, वो अपनी पेंशन पहले बना चुके होते हैं बहुत सारे। उनको पेंशन से चिंता नहीं होती। ऑल्सो वो सोचते हैं कि मतलब बेटा अगर ये नौकरी ले रहा है, इट्स नॉट एज इफ वो 50,000 रुपए की तनख्वाह पे निर्भर होगा। वो तो है ही। और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि करप्शन जेनेटिक भी हो गया ना जब उसमें। वो IAS बन गया, हाँ। तो प्रॉपर्टी वापस गिफ्ट डीड कर देगा पापा को। इससे क्या फर्क पड़ता है? और इस पे देयर इज नो स्क्रूटिनी कि ये ऐसे किया कैसे फिर करेंगे उससे इसको? ट्रांसफर। और मैं और जितने गिफ्ट डीड एग्जांपल, आप बार बार चेंज कर सकते हाँ कर सकते हैं। गिफ्ट डीड इज एज गुड एज सेल डीड। हो। ओके। कितनी बार भी कर लीजिए।